हाँ जी, बताओ क्या है, बताओ। अंडर रूट वी नॉट स्क्वायर प्लस 2gh। हाँ जी, हाँ ठीक है। देखो, यहाँ वेलोसिटी वी नॉट है तो यहाँ वी की वैल्यू क्या होगी पहले तो ये बताओ। अंडर रूट ऑफ वी नॉट स्क्वायर प्लस 2gh। आई बात समझ में? अब अगर ये एरिया दे रखा है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। और अगर कई बार क्या है, दोनों एरिया देता है ना, एक एरिया नहीं देगा, कोई भी एक पैरामीटर पूछ लेता है, राइट। तो अगर पूछ ले कि साहब यहाँ वेलोसिटी हमें वैसे ही मिल जाएगी, इसकी अपने को जरूरत नहीं निकालने की, तो एनर्जी कंजर्वेशन से आ गया सीधा। यहाँ एरिया कितना हो जाएगा तो फिर हम इक्वेशन कंटिन्यूटी लगा देंगे। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यहाँ और यहाँ वैलिड होगी ना। क्या करोगे, ए वी इक्वल्स टू ए नोड वी नोड, यहाँ से ए की वैल्यू क्या लिख देंगे, ए नोड वी नोड अपॉन वी, एंड वी बिकम्स व्हाट, अंडर रूट ऑफ वी नोड स्क्वायर प्लस 2gh, राइट। अब देखो, एक इसको पहले जल्दी बनाओ, बता दो इसको, है ना। इसी क्वेश्चन में अपन ऐसा करते हैं कुछ कि ये यहां से वाटर जो है वो एक कांस्टेंट रेट से आ रहा है। तो इस जिस रेट से यहाँ वाटर आ रहा है, वो जो हमारे पास रेट है, दैट इज इक्वल्स टू क्यू, एंड दैट इज कांस्टेंट, है ना। और ऐसा करते हैं कि यहाँ एक टैंक है, और टैंक के बिल्कुल बॉटम में यहाँ एक स्मॉल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का होल है, या इसको मैं ए नोट बोल दिया तो इसको मैं ए बोल रहा हूँ। अब क्या होगा, जब इससे पानी इसमें आएगा तो डेफिनेटली ऐसा कुछ होगा कि वाटर लेवल राइज करेगा, है ना। और वाटर लेवल राइज करते करते ये एक मैक्सिमम हाइट होगी, वहां तक ही राइज करेगा वो, एच मैक्सिमम। उसके बाद राइज नहीं करेगा, रीजन सिंपल है, जैसे जैसे हाइट राइज होगी वैसे वैसे वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स बढ़ेगी, और वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स बढ़ेगा तो यहाँ से एवी बढ़ेगा, और एवी क्या होता है, रेट ऑफ आउटगोइंग फ्लक्स। आई बात समझ में? और ये रेट ऑफ इनकमिंग फ्लक्स, वाटर फ्लक्स की बात कर रहे हैं हम लोग, राइट। तो ये जब इसकी रेट के बराबर हो जाएगी तो वाटर राइज करना खत्म हो जाएगा। बनाओ क्या मिलेगा इसका। नेक्स्ट केस ये है कि एक टैंक है जो पानी से भरा हुआ है। मान लो टोटल हाइट है जो वाटर कॉलम की, वो कैपिटल एच, राइट। बॉटम पे एक होल है, यहाँ से हम होल से ओपनिंग को ओपन करते हैं। याद रहे जब भी इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो कुछ सवालों के अंदर तो वो होल यहाँ बना के दे देता है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं।
जब भी होल यहाँ बना के देगा, ये मान के चलें कि इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो हाइट के कंपेरिजन में नेग्लिजिबल, राइट। तो आपसे कहा जाता है कि इस टैंक को H1 से H2 तक खाली होने में कितना टाइम रहेगा। H1 से H2 तक खाली होने में कितना टाइम रहेगा। ये H1 है और ये H2 है। चलो हो जाओ शुरू। तो आपके आंसर जस्टिफाई होने चाहिए। ये वाला आ गया पार्ट, इसका क्या आंसर आया। हम्म, ये नीचे क्या है। ए नोड बी नोड स्क्वायर, जब जब हम क्यू दे देता तो क्यू स्क्वायर लिखते हैं सीधा सीधा। रेट ऑफ इनकमिंग फ्लूइड क्यू दे रखी है ना डायरेक्ट। हाँ ठीक है, वो बात ठीक है। पर वो जनरली ए और वी वी तो वी नोट की तो बात ही नहीं की हुई ना। वी नोट कहाँ लिखा हुआ बता। तो अपन को क्यू की टर्म में आंसर देना है ना। हाँ जी। वेलोसिटी ऑफ आउटगोइंग फ्लूइड जो होगी, अगर वो वी है किसी भी टाइम, मतलब एच मैक्सिमम को अपन एच मान लेते हैं, मान लो ना, मैक्सिमम एच आ सकता है। तो यहाँ जो फाइनल वेलोसिटी होगी वी, वो अंडर रूट ऑफ 2gh होगी। अब जो इनकमिंग फ्लूइड है उसकी रेट है क्यू, और ये ए वी के बराबर कर दो। ये तो करना है। अरे बोलो भाई। और ये क्यू जो कि इनकमिंग रेट है, वो यहाँ से आउटगोइंग रेट के बराबर होगी। मतलब पर यूनिट टाइम जितना पानी इसमें आ रहा है उतना ही पानी बाहर जा रहा है। इसका मतलब उसके बाद कोई हाइट राइज नहीं होना है। दोनों को बराबर कर देंगे। और ये हमारे पास ए और वी की वैल्यू है अंडर रूट ऑफ 2gh। यहाँ से एच मैक्सिमम निकालना है। तो एच की जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2g a स्क्वायर। So this is the final answer. टाइम निकालना, टाइम निकालता वक्त थोड़ी सावधानी रखना। मैं पहले ही कह रहा हूँ, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। हाँ जी।
H1 से H1 H2 तक खाली होने में, इसका मतलब वो जो H1 लिखा हुआ है उसके लोअर एंड से, और H2 लिखा हुआ है उसके लोअर एंड तक खाली होने में अपन को टाइम बताना है। तो उसमें कैपिटल एच का क्या काम, ये बता मुझे। डीवी बाई डी टी, ये भी तूने सही लिया है। ए नोड डी एच बाई टी, ये भी ठीक है। ओके। चलो बाकी कुछ और, कोई और बताओ। देखो मेरी बात सुनो, किसी भी टाइम पे इसको y खाली होता हुआ मान लो, कितना खाली हो गया y, ठीक है। अब y से dy जब ये खाली होगा, स्मॉल वॉल्यूम जब बाहर रिजेक्ट आउट होगा, उस स्मॉल वॉल्यूम की वैल्यू क्या होगी, ए नोट डी वाई। भाई ए नोट इंटू डी वाई, आई बात समझ में। अब आपको ये देखना है कि किसी भी टाइम पे भी कितना वॉल्यूम इसका इजेक्ट आउट हुआ। मान लो स्मॉल इंटरवल टाइम डी टी के अंदर डी वी वॉल्यूम इजेक्ट आउट हुआ, तो डीवी बाई डी टी की वैल्यू क्या होगी, डीवी बाई डी टी इज इक्वल टू, पर यूनिट टाइम अगर बात करेंगे तो माइनस ए नोड डी वाई। डीवी की वैल्यू मिल गई ना आपको, बाई डी टी करोगे आप लोग, नहीं समझ में आई बात। ये मिल गया आपको किसी भी स्मॉल इंटरवल टाइम के अंदर बाहर निकलने वाला वॉल्यूम। नेगेटिव साइन क्यों लिया, क्योंकि वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, ऐसे बोलेंगे अपन, ठीक है। और उस टाइम पर वो जो वैल्यू होगी, अगर मान लो आप ऐसा बोल रहे हो, उस टाइम पर आपने कहा वाई खाली हो गया, ये कितना खाली हो गया वाई, तो यहां से हाइट कितनी बची, एच माइनस वाई। तो वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स क्या होगी तब, रूट ऑफ टू जी एच माइनस वाई। नहीं समझ में आई बात। तो वो जो स्मॉल वॉल्यूम है डीवी, उसकी वैल्यू अपन ने पुट कर दी, बाई डी टी इक्वल टू माइनस ऑफ ए नोट, नहीं ए इंटू वी ना। नहीं समझ में आई बात। उसको रीअरेंज करो और लिमिट एच वन से एच टू तक ले लो, करो। एक काम कर दो, तुम्हारी कैलकुलेशन आसान होगी। यहां से देखो मेरी बात सुनो, जीरो से एच तक खाली होने का टाइम मतलब पूरा खाली हो गया। अगर मैं जीरो से एच तक बात, ये जीरो, अभी जीरो खाली हुआ है, नहीं समझ में आई बात। और एच खाली होगा तो पूरा खाली हो गया। टोटल टाइम भी हम निकाल सकते हैं ना, लेकिन उसमें हम वैसे वैल्यू पुट कर देंगे, इनिशियल एच वन की वैल्यू जीरो पुट कर देना और एच टू की वैल्यू कैपिटल एच पुट कर देना। तो इंटरवल में अगर हम एच वन से एच टू तक लिमिट लेंगे ज्यादा बेटर होगा ना। स्टार्ट से ही किया तूने पूरा, तो कॉम्प्लिकेशन कॉम्प्लिकेटेड नहीं करती कैलकुलेशन। ऑनलाइन वाले कोई जवाब नहीं दे रहे, आज क्या बात है।
हम्म, क्या है बोलो। अपन ने वो डिफरेंट डेंसिटीज वाला केस कर लिया था क्या? अलग अलग डेंसिटी की फ्लूइड भर दिया तो अलग अलग डेंसिटी जहां भरा हुआ है वहाँ वेलोसिटी वो ओपनिंग बना करके वेलोसिटी रिफ्लेक्स की बात करते हैं। नहीं क्या करते हैं अभी? हम्म, बताओ ना। ये क्या है तेरा टी इक्वल्स टू एच? हाँ ये सही है। ऊपर तेरा एच माइनस एच कैसा आ रहा है? भाई हम एच वन से एच टू तक जा रहे हैं, तो एच वन से एच टू तक ही लेगी ना लिमिट। हम्म। हम्म, चलो मैं करता हूँ, देखते हैं। हाँ जी, देखो मेरी बात सुनो। ऐसे ये कहाँ थी लाइन अपनी यार, वो लाइन यहाँ है ना। हाँ, मान लेते हैं किसी भी टाइम पर ये y खाली हो गया और अब dy और खाली होगा, राइट। तो किसी भी टाइम पे ये y खाली हो गया तो वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी इस टाइम? हाँ, अंडर रूट ऑफ टू जी एच माइनस एच। तो जिस टाइम वेलोसिटी की वैल्यू होगी दैट इज इक्वल्स टू v इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ टू जी एच माइनस वाई होगी। बात समझ में आ गई? और उस वक्त जो ए वी होगा वो इतना है, तो मल्टीप्लाई बाय ए कर दिया अपन ने। अरे भाई ये नहीं समझ में आई बात? रेट ऑफ फ्लो, रेट ऑफ इजेक्शन ऑफ वॉल्यूम, राइट। अब हम बात कर रहे हैं डीवी बाई डी टी। इसको डीवी बाई डी टी चाहे तो हम यहाँ माइनस कर दें, बात एक ही, माइनस कहीं भी लगा दो, इज इक्वल टू एवी होगा। किसी भी टाइम टी डी स्मॉल इंटरवल टाइम के अंदर फर्दर अगर ये डीवाई खाली हो जाता है तो कितना वॉल्यूम बाहर गया, और उस वक्त अपन वेलोसिटी कांस्टेंट ले सकते हैं डीवाई के लिए, ठीक है। तो दिस मस्ट बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टू जी एच माइनस एच इंटू ए। ये कहानी हो गई, राइट। अब ये जो डीवी है इसकी जगह क्या पुट करेंगे जरा बताना। माइनस यहाँ लगा दूं एक बार के लिए, और dt को भी मैं इधर लेके चला गया। dv की वैल्यू क्या हो जाएगी? a नॉड dy। बात समझ में आ गई? अब देखिए ये dy है, हमें इधर हाइट d1 से यहाँ लिमिट लेनी पड़ेगी। ये dt है, हमें टाइम निकालना है, तो हमें क्या करना है बताइए। ये dt और ये जो टर्म है इधर, इसको मैंने a बाय ए नोट पुट किया। हाँ ठीक है, ठीक है। और इधर दूसरा क्या आ जाएगा हमारे पास, सॉरी मल्टीप्लिकेशन में आएगा ना, तो ये तो a बाय ए नॉट डी टी, राइट, इक्वस टू माइनस ऑफ रूट ऑफ, नीचे आएगा वन बाय माइनस ऑफ वन बाय रूट ऑफ टू जी एच माइनस एच, वही हो गया डी वाई, राइट, है ना। अब लिमिट्स पुट कर दो, इधर तो डी टी का टी हो ही जाएगा इंटीग्रेशन, कोई प्रॉब्लम नहीं, जीरो से टी। यहाँ लिमिट्स पुट कर दो, इसको इस तरफ नेगेटिव साइन है आपके पास, ये लिमिट्स पुट कर दो। कहाँ से कहाँ तक? h1 से h2 तक। नहीं समझ में आई बात? तो वो रिजल्ट मिल जाएगा। याद रहे, अगर आप जीरो से एच लोगे तो ये रिवर्स इंजीनियरिंग होती है चेक करने का तरीका, फाइनल आंसर आपका। क्योंकि यहाँ देखो अल्टीमेटली आ क्या रहा है, अल्टीमेटली यहाँ जो रिजल्ट आ रहा है, अपन ने पिछली क्लास में बात की थी कि यहाँ से अगर आप यहाँ होल करते हो तो यहाँ से यहाँ वेलोसिटी जीरो, यहाँ वेलोसिटी रूट टू जी एच होती है। क्या होती है? रूट टू जी एच। एनर्जी कंजर्वेशन लग रहा था, और एनर्जी कंजर्वेशन केस के अंदर अगर मैं यहाँ से पार्टिकल को छोड़ूं तो एच नीचे चलने में कितना टाइम लेता है? रूट ऑफ टू एच बाई जी, रूट ऑफ टू एच बाई जी।
तो वो आएगा टर्म के अंदर। तो जो फाइनल रिजल्ट आपका आता है जनरली टी इक्वल टू क्या आता है, वो ये इधर आता है ए बाय ए नॉट अंडर रूट ऑफ 2h बाई जी, पूरा खाली होने का। तेरा आंसर चेक कर, क्या आएगा? पूरा खाली होने का टाइम लगेगा, वो आ रहा है पुट करने पे। ऊपर हाँ टी इधर ए नोट चला जाएगा, ए नोट बाई ए, राइट, है ना? ये टी निकालेंगे तो ए नोट बाई ए हो जाएगा इधर। ये टोटल खाली होने का टाइम है। अब इसमें एक छोटा सा जो सवाल डिस्कस करना चाह रहा हूँ मैं, वो ये, हमने तो H1 से H2 की बात कर ली, ठीक है। जो AIPMT में मेडिकल लेवल पे सवाल आया हुआ है वो ये था कि एक टैंक है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए नॉट है, अगर वो कैपिटल H हाइट तक भरा हुआ है, उसके बॉटम पे हमने ओपनिंग बना दी, तो वो पूरा खाली होने में T टाइम लेता है। अगर मैं उसकी हाइट कॉलम की डबल कर दूं फिर वापस ओपनिंग को ओपन करूं, तो खाली होने में कितना टाइम लेगा? इतना सा सवाल था। तो वो रूट एच से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा था, साइन सोल्व हो रहा था। यानी आपको कुछ नहीं करना था, ये कोई इंटीग्रेशन वगैरह कुछ नहीं करना, आप सीधा सीधा लॉजिक लगाओगे कि यहाँ आइडियल फ्लूइड्स लेके जा रहे हो, आइडियल फ्लूइड्स वाले केस के अंदर आपको पता है टाइम की वैल्यू क्या होती है, वो रूट एच के प्रोपोर्शनल होती है। तो वहां से बच्चों ने फटाफट आंसर निकाल लिया, और कैलकुलेशन में टाइम की वैल्यू बहुत आसान दी थी, तो रिजल्ट डायरेक्टली आ रहा था। तो ये तो है आपका ये केस। ये केस एक डोमेस्टिक वाटर सप्लाई है, उसके अंदर आपने देखा घर के अंदर जो वाटर सप्लाई पाइप होते हैं, वो नीचे जो अंडरग्राउंड पाइप आता है थोड़ा सा ब्रॉड होता है, फिर एक मोटा पाइप कनेक्शन लेते हैं, और जैसे जैसे ऊपर जाता रहता है उस पाइप का एरिया कम करते रहते हैं। ठीक है, अगर आपने कोई मोटर वगैरह लगा रखी है तो फिर आपको एरिया कम करने की जरूरत नहीं। तो कहानी ये है कि यहाँ से जो ग्राउंड वाटर सप्लाई है, बेसिकली ऐसे हॉरिजॉन्टल पाइप जो गड़े होते हैं जमीन के अंदर, उसका इन्होंने रेडियस 2 सेंटीमीटर गिवन है, और वहां से जो वाटर एंटर कर रहा है वो 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से एंटर करता है, और 4 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का प्रेशर यहाँ पर है। यहाँ से 5 मीटर अबाव एक टैंक है, और यहाँ टैंक में जो पाइप जाता है ऊपर ऊपर, है ना, उसकी ओपनिंग का जो रेडियस है वो 1 सेंटीमीटर किया हुआ है। हमें ये बताना है कि यहाँ किस वेलोसिटी से पानी इस टैंक में जाएगा, और यहाँ प्रेशर की वैल्यू क्या होगी टॉप एंड पे। प्रेशर और वेलोसिटी दोनों बतानी। आज ऑनलाइन वाले अभी तक सो रहे हैं शायद, ज्वाइन तो सबने कर रखा है, आंसर नहीं आ रहा किसी को उधर से आज। अच्छा, ऐसा भी होता है? मतलब यहाँ लॉग इन कर रखा है, यहाँ दिख रहा है कि ऑन है, और वहाँ क्लास नहीं आ रही। हाँ हो सकता है कि सुबह मैंने भी परेशान हुआ ना, मैं उसको लॉग इन करते हुए शोर ही आ रहा था, उसमें पता नहीं क्या लिखा हुआ। और अपन ने इतनी बात कर ली तो कोई तो रिप्लाई करता ही नहीं। आज मंतशा भी ऑनलाइन है ना, तो फाइन नहीं आती है तो। हाँ, इनको अपनी आवाज भी आ रही नहीं आ रही, तो जब क्लास ही नहीं जा रही होगी तो वहां कहाँ से आवाज आ रही? अब आया, यस सर। ठीक है,
मतलब आवाज आ रही। हम्म 2.10⁵। देखो पहले तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगा के वेलोसिटी निकाल लो सीधा सीधा, a1 v1 इक्वल्स टू a2 v2। तो सीधा हो जाएगा कि साहब देखो रेडियस का रेशियो 1:2 है, तो एरिया का रेशियो 1:4 हो जाएगा। एरिया का रेशियो 1:4 हो जाएगा, तो वेलोसिटी का रेशियो भी 4:1 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो सीधी सीधी आप बात करोगे 1 मीटर पर सेकंड होगी, तो यहाँ आ गया। ये आ रही है 1 मीटर पर सेकंड, है ना। हेलो। जब आप a1 v1 इक्वल्स टू a2 v2 अप्लाई करोगे, a1 v1 इक्वल्स टू, क्या बेटा, हाँ सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, 16। एरिया 1/4 रह गया, वेलोसिटी 4 टाइम्स हो जाएगी, 16 हो जाएगा। तो यहाँ से a1 v1 इक्वल्स टू a2 v2 यूज करेंगे अपन। तो अगर एरिया यहाँ पर मैं कंसिडर कर लेता हूँ a, ठीक है, और वेलोसिटी कंसिडर कर लिया अपन ने 4, तो वहाँ एरिया रह गया 1/4, है ना। मतलब एरिया की जो वैल्यू हो a/4 रह गई। वहाँ की वेलोसिटी v बताना है, तो v की जो वैल्यू आ गई वो 16 मीटर पर सेकंड आ रही है। उसके बाद में यहाँ इसको रेफरेंस लाइन कंसिडर कर लो। रेफरेंस लाइन, इसको रेफरेंस लाइन कंसिडर करोगे तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम 0 ले लोगे, है ना। और यहाँ का प्रेशर आपको ऑलरेडी दे रखा है। सबसे पहले क्या बात करेंगे, यहाँ का हाफ रो कितना है, 10⁻3, ठीक है। और वी स्क्वायर कितना हो गया यहाँ पर 16, प्लस रो जी एच 0 हो गया, और प्लस पी की वैल्यू कितनी होगी 4 × 10⁵ एग्री। हेलो। इक्वल्स टू, वहां पर हाफ रो इज 10⁻3 वाटर है, वी स्क्वायर कितना हो गया अपना 16 का स्क्वायर 256, तो ये 256 हो गया, राइट। प्लस रो जी एच 5 है, जी 10 ले ले, और रो 10⁻3 है ना। तो 5 × 10⁻4 हो गया ना, ठीक है। प्लस ये पी फाइंड करना है। आगे बात समझ में। तो आप तो एक काम करें, सीधा इसको 3 कंसिडर रखें 10⁻3, तो ये 50 हो गया, तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से 3 और यहाँ 10⁻2 बचेगा, बचेगा नहीं बचेगा। ये 8 हो गया, ये हो गया 400, 8 और 250/2 550 हो गया, माइनस और कितना आ रहा है, सिंपल कैलकुलेशन अब, ठीक है। कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वो हॉरिजॉन्टल पाइप नहीं होता, अपने प्लग लगा होता है ऐसे, है ना। तो जब प्लग लगा रखा है आपने, तो पानी आगे फर्दर फ्लो नहीं कर रहा है, वहां का प्रेशर दे देते हैं आपको, और जब उसको ओपन करते हैं तो प्रेशर कितना रिड्यूस हुआ इसकी वैल्यू दे देते हैं। समझ में आई बात। तो वेलोसिटी पूछ लेंगे, नहीं समझ में आई बात, तो प्रेशर डिफरेंस अगर आपको पता है तो डायरेक्टली वेलोसिटी निकाल सकते हो। हेलो। कैसे निकालोगे, P1 माइनस P2 इक्वल टू हाफ रो वी स्क्वायर करोगे ना सीधा सीधा। नॉर्मली जब थ्योरम लगाओगे तो हॉरिजॉन्टल फ्लो के लिए तो एच तो सेम है ना आपका, H1 इक्वल टू H2, तो टर्म कैंसिल हो गई, तो अपना बनता P1 माइनस P2 इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। तो P1 P2 की वैल्यू आपको गिवन है ना, प्रेशर डिफरेंस V1 आपका 0 था, तो हाफ रो V2 स्क्वायर हाफ रो V स्क्वायर हो गया ना। नहीं समझ में आई बात। आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो उसको इस तरह से। अब एक दो क्वेश्चंस आपको लिखने, लिखो। हाँ जी, किधर से आवाज आ रही है, क्या, किस खुशी में। क्या नाम है तेरा, है यार, एकदम मास्क खोल के बोला करो यार, कोई कोरोना नहीं आ रहा वहां तक तेरे पास। शोभित, शोभित क्यों बोल रहे। अच्छा एक बात बता मेरे को, तुम्हें स्टडी स्टेट समझ में आती है क्या होता है, स्टडी स्टेट।
जहां कहीं भी फ्लो है वहां स्टेडी स्टेट का आना जरूरी होता है। और आप स्टेडी स्टेट बदकिस्मती से एक ही जगह पढ़ते हो, और वो है थर्मल। वो अक्सर हर सवाल में आपसे बोला जाता है, व्हेन स्टेडी स्टेट इज अचीव्ड, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। नहीं बोलते इसे, अभी तेरे वहां पहुंच रहे हैं अपन, ठीक है। तो शुरुआत में क्या होता है कि आपने एक रोड को इधर गर्म किया, तो यहाँ का टेम्परेचर बढ़ेगा, और मान लेते हैं कि बाहर से इसके ऊपर एक शेल लगा हुआ है जिससे हीट बाहर रेडिएट नहीं होती। तो जो भी आप यहाँ से हीट दोगे वो शुरुआत में टेम्परेचर को राइज करने में चली जाती है। अब धीरे धीरे टेम्परेचर इधर आता है, बढ़ता 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 बढ़ता, यहाँ भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर हो जाता है, और कुछ ना कुछ टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, उससे टेम्परेचर ग्रेडियंट आता है, और टेम्परेचर ग्रेडियंट की वजह से कहीं ना कहीं रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट एग्जिस्ट करता है। तो आप ऐसा बोलते हो कि जितना टेम्परेचर बढ़ना था बढ़ गया, अब हीट एब्जॉर्ब नहीं हो रही है रोड से, मतलब स्टेडी स्टेट आ चुकी है। क्या मैंने तेलुगु में बोला? तो समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? हेलो, क्लियर? एग्जैक्टली वैसे के वैसे ही करंट में भी स्टेडी स्टेट आती है। आपको जो किरचॉफ्स लॉ लगते हैं ना, केवीएल केसीएल, वो स्टेडी स्टेट के बाद ही होते हैं, उसके पहले नहीं लगते। आप कहते हो ना केसीएल के अंदर, भाई साहब आप ही के लिए कर रहा हूँ सारे हमारे बच्चे, तो पूछूंगा अभी मैं, सोबित बाबू। तो वहां भी स्टेडी स्टेट आती है। आप कहते हो ना केसीएल में आप बात करते हो जंक्शन पे कोई चार्ज एक्यूमुलेट नहीं होता, चार्ज ऑफ रेट ऑफ इनकमिंग चार्ज इक्वल टू रेट ऑफ आउटगोइंग चार्ज, या सेकंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन चार्ज से बात करते हो, दैट बोथ द लॉज आर एप्लीकेबल आफ्टर द स्टेडी स्टेट। वहां कैसे आती है थोड़ा सा आइडिया मैं भी दे दूंगा। वाटर में कैसे आती है समझे आप। एक लंबा सा पाइप है, ठीक है, ये पाइप था, आपने इधर इस वाले एंड को मोटर के से कनेक्ट कर दिया। अब जब इधर से पानी फ्लो होता है शुरुआत में, जब तक कि पूरा पाइप पानी से नहीं भर जाएगा, तब तक तो वाटर फ्लो यहाँ तो ऐसे होगा ना। और अगर आपने कभी पानी बहता देखा हो, कहीं से पानी खोला अचानक से और तेजी से पानी फ्लो होना स्टार्ट होता है, तो आप क्या देखते हो कि आगे जब वाटर फ्लो कर रहा होता है तो उसका शेप ऐसा होता है, नहीं होता? अरे होता है ना। तो आप मुझे बताओ, यहाँ 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 या यहाँ हर जगह रेट ऑफ फ्लो सेम है क्या? नहीं है ना। तो अभी स्टेडी स्टेट नहीं आया ना इसकी। अब पूरा पाइप पानी से भर गया, अब बोलो, अब आपका जो पाइप है वो इनकम्प्रेसिबल है, उसका वॉल्यूम नहीं बदल सकता, तो फिर क्या होगा? जितना वॉल्यूम पर यूनिट टाइम एंटर कर रहा है उतना वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, फिर हम बात कर सकते हैं कि A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2। कुछ समझ में आया तेरे? अब यहाँ क्या होगा कि यहाँ का रेडियस ज्यादा है, यहाँ का एरिया ज्यादा है, वहां का एरिया कम, लेकिन पाइप आपका एक ही है ना। अब क्या हुआ, आपका पाइप पूरा पानी से भरा हुआ है, स्टेडी स्टेट है। आप तो जानते ही नहीं स्टेडी स्टेट क्या होती है, तो आप तो मान के चलते हो ना, आपके लिए तो नेचुरल चीज ही है। आपने A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2 लगा दिया तो मान लेना स्टेडी स्टेट है। अगर आपसे नहीं चर्चा की जाए तो आप तो सोचते ही नहीं हो ना उस लेवल पे। तो आप मुझे बताओ, पर यूनिट टाइम जितना यहां से एंटर करेगा वाटर, उतना ही वहां से निकलना है। तो ये तो सीधा सीधा मास कंजर्वेशन और वॉल्यूम कंजर्वेशन लग रहा है, ग्रेविटी का कोई रोल ही नहीं फिलहाल तक। वो रोल कहां जा रहा है? प्रेशर एनर्जी का डिफरेंस लाने में। नहीं समझ में आई बात? वो वहां जा रहा है। जो आप कह रहे हो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, अपन ने क्या कहा था, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। आप मुझे बताओ, यहां और यहां का प्रेशर डिफरेंस आया क्यों? वो इसीलिए तो आया जो आप कह रहे हो। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो बदल रही है वही तो कॉज होगा ना उसका मेनली, तो क्योंकि आपके या तो काइनेटिक एनर्जी बदले, वो तो बदल ही रही है, बल्कि उल्टा हो रहा है वो तो वहां तो। अगर देखा जाए डीएम मास की काइनेटिक एनर्जी, तो यहां ज्यादा है वहां ज्यादा है? एक छोटा सा एलिमेंट्री सेक्शन कंसिडर कर लूं डीएम मास, तो काइनेटिक एनर्जी यहां ज्यादा है ऊपर ज्यादा है? ऊपर ज्यादा है ना। और ग्रेविटी के रूल क्या बोलते हैं, ऊपर कम होनी चाहिए थी। नहीं समझ में आई बात? तो बाकी चीजें कहाँ एडजस्ट हो रही है? प्रेशर के साथ। तीन तरह की एनर्जी एक साथ देखनी है, एक नहीं देखनी, दो नहीं देखनी। नहीं समझ में आई बात? अब बात कर लेते हैं एक और, कि ऐसा मान लेते हैं कि मेरे पास ये है, समझना ध्यान से, ये 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 जंक्शन, एक वायर है, एरिया सेम है दोनों तरफ, एरिया सेम है, मतलब दो ऐसे वायर जोड़ दिए मैंने, ऐसे, राइट, ऐसे वायर जोड़ दिए।
ठीक है, इसकी रजिस्टिविटी कुछ और है, उसकी रजिस्टिविटी कुछ और है, तो इनकी कंडक्टिविटी भी कुछ और होगी ना। ऐसा मान लिया कि इसकी रजिस्टिविटी ρ1 और कंडक्टिविटी σ1 है, इसकी रजिस्टिविटी ρ2 एंड कंडक्टिविटी σ2 है। आप मुझे बताओ इन दोनों से सेम करंट फ्लो हो रही होगी नहीं हो रही होगी? करंट फ्लो सेम होगा ना, बोलो भाई। तो जंक्शन, ये जंक्शन है, इस जंक्शन से जस्ट पहले और जस्ट बाद में करंट डेंसिटी अगर यहाँ J1 हो यहाँ J2 है और आपका एरिया भी सेम है, करंट भी सेम है, तो J1 इक्वल्स टू J2 होगा नहीं होगा? बात समझ में आ गई? और माइक्रोस्कोपिक ओम्स लॉ क्या होता है शोभित? व्हाट इज द माइक्रोस्कोपिक ओम्स लॉ? J इक्वल्स टू सिग्मा ही। क्या होता है? तो अगर मैं उसकी बात करूं तो ये J1 इक्वल्स टू J2 से अपन क्या बात कर सकते हैं बता? σ1 E1 इक्वल्स टू σ2 E2। नहीं समझ में आई बात? एग्री? यहां तक कहानी क्लियर? अब मुझे बता दो, अगर मान लेता हूं 1 मिनट के लिए कि σ1 इज ग्रेटर देन σ2 है, तो यह भी तय है कि E1 विल बी लेस देन E2 होगा। हेलो, अब मैं आपसे कहता हूं कि बताइए इस जंक्शन पे चार्ज एक्यूमुलेट कितना हो रखा है? सवाल तो ये था बेसिकली, व्हाट इज द चार्ज एक्यूमुलेशन एट द जंक्शन। तो आपके एक बात समझ में आ जाएगी, कुछ ट्यूबलाइट जली? कुछ सोच पा रहे हो यहाँ इतना बताने के बाद? मैं तो असली कहानी तक के एंड तक पहुंच गया, क्लाइमेक्स बाकी है अब तो मूवी का। हाँ जी, कुछ ट्यूबलाइट जली? नहीं जली। आप मुझे बताओ, ये एरिया था, अरे भाई ये एरिया, इसको अपन ने जूम कर लिया। आपने ये देखा कि यहां से एंटरिंग फ्लक्स जो होगा वो E1A होगा, और यहां से जो लिविंग फ्लक्स होगा वो E2A होगा। यार ये देखो, ये ऐसे बदतमीज लोग हैं ये। हाँ जी, और अब भी कुछ समझ में आया या नहीं आया? नहीं आया? क्या समझ में आया? यस, गोस थ्योरम, कि अगर एंटी फ्लक्स और लिविंग फ्लक्स की वैल्यू डिफरेंट है तो वहां चार्ज एक्यूमुलेटेड है। नहीं समझ में आई बात? लेकिन ये जो चीज होती है, आपको पता है कि करंट स्पीड ऑफ लाइट से चलती। नहीं समझ में आई बात? तो करंट वाले केस के अंदर स्टेडी स्टेट जो आती है ना, वो बहुत मतलब नैनो सेकंड के अंदर आ जाती, इसलिए वहां पर स्टेडी स्टेट की चर्चाएं नहीं की जाती, पर एक्चुअली होता तो है, जहां कहीं भी फ्लो है वहां स्टेडी स्टेट जरूर आती। और तुम्हें क्या लगता है, इन पे सवाल नहीं पूछे हुए? सब पे पूछे हुए। समझ में आया? आप निकाल सकते हो चार्ज एक्यूमुलेशन, नेट फ्लक्स निकाल लेंगे, क्यू बाई एप्सिलॉन नोट कर देंगे, और यहां से रिलेशन लेके आ जाओगे ई और सिग्मा में, सिग्मा की टर्म में मिल जाएगा आपको नेट चार्ज। नहीं समझ में आई बात? तो जो बताना चाह रहा था वो ये था कि हर जगह स्टेडी स्टेट आती है, और स्टेडी स्टेट के अंदर ही आप सारे रूल्स लगाते हो। तो यहाँ पे भी हमने ये मान लिया कि अगर आप कह रहे हो कि पानी इधर से एंटर कर रहा है उधर से बाहर निकल रहा है, तो स्टेडी स्टेट है ना, पाइप तो पूरा पानी से भरा हुआ है। तो अब मुझे वेलोसिटी निकालने के लिए कोई दिमाग लगाना ही नहीं है, मैं क्यों एनर्जी कंजर्वेशन लगाऊंगा? मैं तो मास कंजर्वेशन या वॉल्यूम कंजर्वेशन लगा दूंगा, सीधा सीधा मेरे आ रहा आंसर A1 V1 इक्वल टू V2 से। नहीं समझ में आई बात? आगे समझ में? चलिए साहब इसको मिटाएं, बढ़े आगे। अब एक कंसेप्ट होता है, कंसेप्ट ऑफ पिटोट ट्यूब। पिटोट ट्यूब का समझना पहले क्या होता है, देखिए ध्यान से समझना, फिर मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा, तुम्हें खुद सॉल्व करना है, लॉजिक समझा रहा हूं पूरा। ये इस तरह से एक ब्रॉड ट्यूब है, समझ लेना ध्यान से भाई, क्वेश्चन तो बहुत आसान है, तुम एक बार में कर दोगे, कंसेप्ट समझ लेना। पिटोट ट्यूब में क्या होता है कि यहाँ और यहाँ ऐसे ओपनिंग्स होती है, और यहाँ एक मैनोमीटर लगा होता है लाइक दिस, समझना इसको ध्यान से, लाइक दिस, है ना। और ये यहां से बेंड होके इधर आती है, और यहां लाइक दिस,
यहाँ ओपनिंग होती है, पर उस ओपनिंग का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है वो नेग्लिजिबल होता है। ऐसे मान सकते हैं, अगर इसका एरिया ए नॉट है तो इसके कंपैरिजन में ये नेग्लिजिबल है। समझ में आ गई बात? अब आपने क्या किया हुआ, इसमें एक मैनोमेट्रिक फ्लूइड भरा हुआ है, राइट? मैनोमेट्रिक फ्लूइड कोई भी ऑयल हो सकता है या किसी भी तरह का लिक्विड हो सकता है, जो कि इसमें फ्लो करने वाले फ्लूइड के साथ इमिसिबल होता है, मतलब वो मिक्स नहीं करेगा। दोनों मिलकर एक रिजल्टेंट डेंसिटी का फ्लूइड नहीं बनाएंगे, अलग अलग रहेंगे हमेशा दोनों। अब ध्यान से सुनना, अगर मान लो, ऐसे समझो, पहले प्रैक्टिकल चीज समझनी जरूरी है वरना फिर दिमाग खराब होता है कई बार लोगों का। इस रूम के बाहर बहुत तेज तूफान आ रहा है, बहुत तेज, राइट? और एक साइड में छोटी सी ओपनिंग बना दूं मैं, इतनी छोटी ओपनिंग कि एक नेल होती है ना, नेल, कील जो होती है अपनी नेल, उसको यहां से ड्रिल किया, उसके बराबर की होल बना दिया दो आठ बार। आप मुझे बताओ, अगर बाहर तूफान चल भी रहा है तो क्या उस ओपनिंग से जो हवा थोड़ी बहुत एंटर कर रही होगी उसकी वेलोसिटी कुछ एग्जिस्ट करेगी? वो नेग्लिजिबल होगी। बात समझ में आ गई? तो एग्जैक्टली वही चीज यहां होती। होता क्या है कि जब इस बड़े पाइप से कोई फ्लूइड लार्ज वेलोसिटी से फ्लो कर रहा होता है, तो इस ओपनिंग के जस्ट अंदर वेलोसिटी नेग्लिजिबल होती है एज कंपेयर टू द वेलोसिटी फ्लूइड। उससे क्या हुआ कि अगर मान लो आपसे कहा जाए कि यहां से कोई दूसरा फ्लूइड फ्लो कर रहा था लाइक दिस, ऐसे समझे, ये रो ऑफ मैनोमीटर है और ये डेंसिटी रो है उस फ्लूइड की जो फ्लो कर रहा है। एग्री? यहां वेलोसिटी वी नॉट है। नहीं समझ में आई बात? ठीक है, आप मुझे बताओ, अगर मैं यहां और यहां कंपेयर करूं या यहां और यहां कंपेयर करूं, तो यहां के कंपैरिजन में यहां वेलोसिटी नेग्लिजिबल है ना, और जहां वेलोसिटी नेग्लिजिबल वहां प्रेशर ज्यादा होगा। इसका मतलब यहां इस एंड पे प्रेशर ज्यादा एग्जिस्ट करेगा इस कंपेयर टू दिस एंड। तो प्रेशर डिफरेंस की वजह से पुश होगा फ्लूइड, और ये अगर पुश होगा तो डेफिनेटली, क्योंकि हमें पता है कि यहां जो वेलोसिटी है, यहां वाली वेलोसिटी अगर मैं v2 कंसीडर कर लूं तो ये v2 अप्रोक्सीमेटली 0 होगी, और यहां की वेलोसिटी जो v1 होगी वो अप्रोक्सीमेटली v नॉट होगी। एग्री? उससे क्या होगा कि यहां वेलोसिटी कम होने की वजह से प्रेशर ज्यादा होगा, तो इसका तो लेवल गिरता है, इसका लेवल बढ़ेगा। और ये लेवल कब तक चेंज होगा? जब तक कि वो प्रेशर डिफरेंस कंपनसेट ना हो जाए, और तब तक मान लो एच आ गया हाइट। नहीं समझ में आई बात? एग्री? अच्छा, ये फ्लूइड फ्लो किस तरह का है? हॉरिजॉन्टल फ्लो है ना ये तो आपके बर्नौलीज थ्योरम क्या बोलेगी? हाफ रो v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल टू p2 माइनस p1 या p1 माइनस p2, तो अपने रो टू स्क्वायर बोला, v2 स्क्वायर बोला, राइट? नहीं समझ में आई बात? अब आपको यहां v नोट की वैल्यू पता होती है, a नोट की वैल्यू पता होती है, इस फ्लूइड की डेंसिटी पता है, इस फ्लूइड की डेंसिटी पता है। नहीं समझ में आई बात? ये p1 माइनस p2 किसके बराबर आएगा? अरे यार, थोड़ा, हाँ, अभी तो आपने कहा कि प्रेशर डिफरेंस की वजह से ये लेवल नीचे चला था और ये लेवल ऊपर चला, और जब तक ये प्रेशर डिफरेंस कंपनसेट नहीं होता ये लेवल ऐसे डिफरेंस बढ़ता रहेगा। नहीं समझ में आई बात? एग्री? तो आप मुझे बताओ, यहां से यहां आने पर इसका प्रेशर डिफरेंस कितना हुआ? रो एम जी एच, वही तो p1 माइनस p2 है। नहीं समझ में आई बात? एंड दैट इज इक्वल टू हाफ रो v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, v1 इज 0। इसको मैंने v1 बोला बेसिकली, उसे कंफ्यूजन की जरूरत नहीं, क्या बोले तो अपना आप समझ में आ जाएगा। और हाफ रो का रो भी आपको पता है जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है, हाफ रो वी स्क्वायर इक्वल्स टू रो एम जी एच। दोनों रो पता है, एच आपके लिए मेजरेबल है, नाप सकते हो ना, इतना है, तो एक ही तो अननोन बचा, वो क्या? वी।
नहीं समझ में आई बात? मतलब अगर इस ट्यूब को आप किसी प्लेन के ऊपर लगा दो, हवाई जहाज के ऊपर लगा दिया आपने, राइट? अब आपका प्लेन जिस स्पीड से उड़ रहा है वही स्पीड पिटोट ट्यूब के रिस्पेक्ट में यहां से इधर जाने वाली हवा की होगी। नहीं समझ में आई बात? और मुझे वी नॉट फाइंड करना है, और मुझे पता है इसमें फ्लो होने वाले फ्लूइड की डेंसिटी रो यानी हवा है, और यहाँ जो मैंने लिक्विड भरा हुआ उसकी डेंसिटी भी मुझे पता है, तो मैं उस प्लेन की स्पीड बता सकता हूँ ना, या आप किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड बता सकते हो, उसको पिटोट ट्यूब लगा दो उसके ऊपर। नहीं समझ में आई बात? दिस इज नॉट अ कंसेप्ट जो कि आप ऐसे बोल सकते हो कि सब हमारे नहीं है, ये बर्नौली की एप्लीकेशन है, हजारों सवाल बना के दे देते हैं। नहीं समझ में आई बात? क्वेश्चन लिखो, ये बाद में बनाना, पहले क्वेश्चन लिखो। लिखो, a pitot tube constructed over wings of an aeroplane, a pitot tube constructed over wings of an aeroplane to measure speed of air with respect to aeroplane, speed of air with respect to aeroplane। इसका क्या मतलब हुआ? हम इनडायरेक्टली एरोप्लेन की स्पीड मेजर कर रहे हैं। whatever be the speed of air with respect to aeroplane will be the speed of plane with respect to ground। ठीक है, लिखो, in manometer of pitot tube, in manometer of pitot tube, alcohol of relative density 0.8 is used। In manometer of pitot tube, alcohol of relative density 0.8 is used। ठीक है, लिखो, if difference in height, if difference in height in manometric tube is 40 centimeter, and speed, sorry, and density of air at that height is 1 kg per meter cube। Speed of air, अरे क्या बोला मैंने, सॉरी, डेंसिटी ऑफ एयर, मेरा ध्यान ही नहीं, डेंसिटी ऑफ एयर एट दैट हाइट इज 1 kg per meter cube। फाइंड आउट स्पीड ऑफ प्लेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। हो जाओ शुरू, सारे पैरामीटर्स गिवन है, डेंसिटी हवा की दे रखी है, रिलेटिव डेंसिटी दे रखी है, और बस एक ही पैरामीटर नोन है आपका। सब कुछ तो मैंने सोल्व कर लिया था, क्या आया? 80 मीटर पर सेकंड ना, सबका आ गया। मैं करना कुछ नहीं था ना, अपन डिस्कस कर लिया सारा कंसेप्ट। ठीक है, तो आप बोलोगे साहब ये जो रो एम जी एच है, ये डेल्टा पी के बराबर होगा, होगा नहीं होगा? एंड दैट इज इक्वल टू हाफ
रो वी स्क्वायर, जो वी की वैल्यू मिल जाएगी आपको वो अंडर रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ रो एम जी एच बाय रो, ये आ जाएगा, है ना। रो की वैल्यू क्या गिवन थी, 1, है ना, सीजीएस के अंदर 1 ग्राम पर सीसी, राइट। और सॉरी, एयर है ना, 1 kg पर मीटर क्यूब, 8 मीटर पर सेकंड इज राइट आंसर। वैल्यू पुट करो, आंसर लाओ। यहाँ तक समझ में आ गया। एक छोटा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, जो ऐसे न्यूमेरिकल बनते हैं यहाँ पर, अपन कंसेप्चुअल इसको डिस्कस करेंगे। जैसे मान लो ये टैंक है, राइट। अब एक ग्राउंड पे रखा हुआ है और यहाँ पर एक प्लेट रखी हुई है जिसकी लेंथ वो दे देंगे, ये लेंथ एल है और ये डिस्टेंस जो है वो एक्स है, सपोज ये लेंथ एल है। इसमें पानी वानी भरा हुआ है कुछ ऐसे, ठीक है। अब हमें पता है कि यहाँ कहीं होल करेंगे, उस होल से पानी बाहर आएगा। वेलोसिटी रिफ्लेक्स का फॉर्मूला निकाला था अपन ने, क्या था, रूट ऑफ 2gh ना, तो निकाला था ना पिछली क्लास में। तो यहाँ से ऐसे आकर के जेट यहाँ गिरा, ऐसा हो सकता है कि वो पहले यहाँ गिर रहा हो। अब जैसे जैसे लेवल कम होगा वैसे वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल कम होगी, तो ये रेंज कम होगी, तो वो यहाँ हिट करेगा। नहीं समझ में आई बात। फिर खाली होगा, फिर रेंज कम होगी, तो रेंज ऐसे कम होते 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 यहाँ तक आएगी। आएगी नहीं आएगी, समझ में आ गई बात। तो टाइम इंटरवल पूछ सकते हैं, जब तक कि इस प्लेट पे पानी गिरता रहेगा। क्या करोगे, नहीं समझ में आई बात। टाइम इंटरवल पूछ सकते हैं ना, हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, हम सीधी सीधी बात करेंगे कि एच की किस वैल्यू के लिए वो रेंज मैक्सिमम थी और एच किस रेंज के लिए रेंज मिनिमम, यानी आपको H1 और H2 की वैल्यू पता है, तो हमने जो डेरिवेशन किया था वो यहाँ काम आ जाएगा। नहीं समझ में आई बात। कि सब H1 से H2 तो खाली होने में जो टाइम लगा वही तो टाइम इंटरवल यहाँ होगा ना। नहीं समझ में आई बात। तो वो जो क्वेश्चन करवाना था उसका मकसद एक ये भी था कि ये इस कंसेप्ट आप कवर कर लें, राइट। ये समझ में आ गया, मिटा दूं इसको, कंसेप्ट ऑफ पिटोट ट्यूब इसको बोलते हैं। अब कुछ छोटी छोटी चीजें जो डिस्कस करनी है वो ये है कि अभी फिर हम वेंचुरियोमीटर पे आएंगे। वेंचुरियोमीटर क्या होता है, बहुत आसान सा डिवाइस है। देखो अपन एक चीज पढ़ी थी कि जब किसी भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से फ्लूइड बाहर आता है तो बैकवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है। क्या होती है उसकी वैल्यू, रो ए वी स्क्वायर। अरे होती है, नहीं होती है, नहीं होती है, क्या होती है, कितना फोर्स लगता है पीछे। ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से अगर रो डेंसिटी का फ्लूइड बाहर आता है कांस्टेंट स्पीड से, तो कितना फोर्स लगता है पीछे, रो ए वी स्क्वायर। और हमें पता है कि इस ओपनिंग से लगातार कांस्टेंट स्पीड से फ्लूइड बाहर आ रहा है और फिर भी फोर्स, सॉरी, फोर्स पीछे लग रहा है, फिर भी वेलोसिटी कांस्टेंट बनी हुई। तो रीजन क्या है, कौन सा एक्शन रिएक्शन। एनएलएम पढ़ा, सेंटर ऑफ मास पढ़ा, सेकंड ऑफ न्यूटन पढ़ा। अब तो तुम नहीं कह सकते ना कि हम ऑनलाइन थे तब। इतना तो मानना पड़ेगा यार, इतना तो आता ही होगा, नहीं आता, पता नहीं क्या है भाई। देखो ये पाइप है और इस पाइप से फ्लूइड बाहर आ रहा है। सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन क्या होता है, शोभित, तेरा नाम अच्छा लगा यार मेरे को, है ना। सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन क्या होता है, सही बताना, जिस तरह नाम बताया वैसे मत बताना।
यस, ये बताया था ना मैंने, लॉ के साथ कोई गड़बड़ नहीं होगा, वैसे ही यूज करना है जैसा वो होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स एंड चेंज इन मोमेंटम टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, और वहां से एफ एक्सटर्नल की वैल्यू क्या आती है याद है कुछ, एम dv बाई डी टी प्लस वी डी एम बाई डी टी ना, आता है नहीं आता है? आप मुझे बताओ ये क्या है, एम है ना, और ये अगर म्यू बोल देता हूं तो ये हो गया म्यू वी, क्या हो गया ये, और ये जो वी है ना, ये वी हमेशा वी रिलेटिव होता है, हर जगह रिलेटिव होता है, पर यहां स्पेशली इसको रिलेटिव बोलना जरूरी, मतलब जहां भी रेट ऑफ चेंज ऑफ मास एग्जिस्ट कर रहा है, वहां वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मास जिस सरफेस पे फोर्स की बात कर रहे हो, उस सरफेस के रेस्पेक्ट में कितनी वेलोसिटी रखता है। फॉर एग्जाम्पल एक चेन है, बड़ी सी चेन, उस चेन का टॉप एंड पकड़ लो और अपने हाथ पर उस चेन को ऐसे छोड़ के, मतलब लोअर एंड को टच कर दो हाथ के, वो नहीं होती ट्रेन वेन में सूटकेस बांधने की चेन होती है, वैसे कोई चेन से एक्सपेरिमेंट आराम से किया जा सकता है, राइट। आप ऐसे चेन को पकड़ो, टॉप एंड आपके हाथ में और लोअर एंड आपने यहाँ टच कर दिया जस्ट, राइट। आपने यहाँ से इसको रिलीज किया चेन को, अब जब चेन गिर रही है तो यहां जब टकराएंगे हर क्लिप उसकी स्पीड वेरी कर रही है, नहीं समझ में आई बात। एक तो सवाल ये बनता है कि जब चेन आधी आपके हाथ पे लैंड कर चुकी है और आधी हवा में, तब आपके हाथ से कितना रिएक्शन फोर्स मिल रहा है, बहुत फेमस सवाल है, टेस्ट वेस्ट में भी देखा होगा आप लोगों ने, और नहीं देखा तुम बड़े बदनसीब हो, नहीं देखा ऐसा कुछ ऐसा। टेबल पे एक चेन छोड़ी, चेन आधी ग्राउंड पे लैंड कर ली और आधी हवा में, तब टेबल से चेन को कितना रिएक्शन फोर्स मिल रहा है, आंसर भी फिक्स है उसका, 3 mg/2। आधी जब लैंड कर चुकी है तब रिएक्शन फोर्स 3 mg/2, रीजन बीइंग कि जो आधी लैंड कर चुकी है उसका तो मास m/2 हो गया, उसका mg/2 तो ऊपर मिल ही रहा होगा, लेकिन लगातार उसको वो क्लिप्स हिट कर, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ट्रांसफर हो रहा है ना उसको, वी डी एम बाई डी टी, वो भी mg के बराबर उसको फोर्स लगा रहा होता है। अभी मैं बात करूंगा, बहुत आसान तरीका है अपने पास को निकालने का, पर एक बात समझ में आ रही है, ध्यान से सुनो, वरना मैं नहीं पढ़ा अभी सीधा, अभी 2 मिनट लगेंगे मुझे हाइड्रोडायनामिक्स खत्म करने में, 2 मिनट का डेरिवेशन है वेंचुरीमीटर, एक सवाल करो डायनामिक्स खत्म, मूड खराब करोगे तो मैं कुछ नहीं बताऊंगा फालतू, टाइम पास करने के लिए मत बैठो क्लास के अंदर, या फिर बढ़े फिर आगे। यहाँ आते हैं, इस पाइप से जहां भी कोई ढंग का कंसेप्ट की बात कर लो वहां तुम शांति से बैठ जाते हो, अगर तुम इस गलत फहमी में, तुम्हारे में, देखो मैं पहले दिन एक बात कही थी कि तुम सबके इतने नंबर आ रहे हैं कि तुम सब डिजर्व करते हो मेडिकल कॉलेज इसी साल जाने के लिए, ये पॉजिटिव एस्पेक्ट है। दूसरा एस्पेक्ट ये कि इससे घटिया एडवांस में कोई बैच मैंने आज तक नहीं पढ़ाया एमईएस नाम का, यही है। हम इस बार वहां उधर बिजी थे तो नहीं आया इधर पढ़ाने, क्या रिस्पॉन्ड करते हैं बच्चे, छोटे छोटे कंसेप्ट, कितने ऐसे कंसेप्ट जो आपसे पूछे जाते हैं वहां ऐसे बैठे होते हो, नंबर लाना एक अलग कहानी है, नंबर तो आ जाते हैं। यहाँ मैंने बहुत बच्चे देखे हैं जिनके, आप इमेजिन कर सकते हो, 650 से 700 के बीच में नंबर चलते हैं, सिलेक्शन भी नहीं हुआ। नंबर लाना इज नॉट, नंबर उस तरीके से आएंगे, साला पेपर दुनिया का कोई भी आदमी बना दे तब भी उतने ही नंबर आए, ना कि एलन के डेज में उतने नंबर आए, फिर आप सिलेक्ट, फिर कोई नहीं रोक सकता आप। ये है वी वेलोसिटी से फ्लूइड बाहर आ रहा है, ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, ठीक है। आपसे कहता हूँ कि यार एक मोटर है, मोटर से पाइप लगा हुआ है, गार्डन में आपको पाइप पड़ा होता है वैसा कुछ पाइप, आप उसकी ओपनिंग को पकड़ लो और मैंने मोटर ऑन कर दी,
तो जैसे ही पानी बाहर आता है आपके हाथ पर एक फोर्स लगता है, किधर, पीछे, एंड दैट इज द थ्रस्ट फोर्स। बात समझ में आ गई? यहाँ 4 5 6 कैलकुलेशन है छोटी छोटी, और उन 4 5 6 जगह से, हर जगह से कई बार क्वेश्चन रिपीटेड मेरे में आए, और ये एनएलएम में आप पढ़ते। एक सवाल एनएलएम में आपके, एक ब्लॉक रखा हुआ है, एक पाइप से आपने उसको जेट से हिट किया, उसका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या है? तो आपको दिया जाता है कि पाइप से जो पानी निकल रहा है वो इतने केजी पर सेकंड की रेट से बाहर आ रहा है। तो केजी पर सेकंड मतलब डीएम बाई डीटी आपको दे दिया। वो जब पानी यहाँ टकराएगा तो पर सेकंड कितना मास टकरा रहा है, कितना मोमेंटम ट्रांसफर कर रहा है, तो आपको वी डीएम बाई डीटी मिल जाता है। तो आप इस पे लगने वाला इंस्टेंटेनियस फोर्स तो वी डीएम बाई डीटी से निकालते हो, और क्योंकि ब्लॉक का मास कांस्टेंट है तो इसका एक्सेलरेशन एफ इक्वल टू एम से निकालते हो। तो ऐसे सवाल सोल्व करने के लिए थोड़ा दिया जा रहा है आपको, अकल लगाओ कि तुम्हारे दोनों पार्ट अलग अलग यूज हो रहे हैं वहां पर। नहीं समझ में आई बात? ये पार्ट तो फोर्स कैलकुलेशन के काम आ रहा है, और ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के काम आ रहा है। ये समझाने के लिए सवाल तो दे रखा है। अब सवाल का आंसर लगा हम तो खुश। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको ये बात समझ में आई कि यार पीछे एक फोर्स लगेगा, और मैं आपसे कहूं कि अगर रेट ऑफ इजेक्शन ऑफ मास की बात करूं, किसी रेट से मास इजेक्ट, सबसे पहले बात करूं रेट ऑफ फ्लो। रेट ऑफ फ्लो क्या होगी यार, देखना, रेट ऑफ फ्लो क्या बताया था मैंने, क्या होता है रेट ऑफ फ्लो? क्यू इज डी वी बाई डी टी ना, और ये वी वॉल्यूम है भाई, राइट। मान लेता हूं कि स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर ये एक्स लेंथ का फ्लूइड बाहर आ जाता है, ये वाला, तो कितना वॉल्यूम बाहर आ गया, एक्स। यहां क्या पुट कर दूं, यहां से यहां तक ए कांस्टेंट, तो ए को बाहर रखा, और ये हो गया dx बाई डी टी, और ये आ गया आपका एवी, और ये तो रेट ऑफ फ्लो या यहीं से आती है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ये तो रेट ऑफ फ्लो की वैल्यू मिल गई एवी। अब दूसरी चीज, रेट ऑफ इजेक्शन ऑफ मास, रेट ऑफ इजेक्शन ऑफ मास इज म्यू, एंड दैट इज इक्वल टू dm बाई dt, और dm बाई dt को लिखूंगा रो dv बाई dt, एंड dv बाई dt को लिखूंगा av। तो रेट ऑफ इजेक्शन ऑफ मास म्यू की वैल्यू क्या मिल गई, रो av। नहीं समझ में आई बात? अब यहां v तो कांस्टेंट है ना, लेकिन मास कांस्टेंट नहीं है। नहीं समझ में आई बात? तो जो फोर्स की आप बात कर रहे हो, जो पीछे लगने वाले फोर्स की बात कर रहे हो, एफ थ्रस्ट की, इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, v रिलेटिव dm बाई dt ना। और ये v रिलेटिव क्या, जिस ओपनिंग पे आप, जिस एरिया पे आप फोर्स की बात कर रहे हो उसके रेस्पेक्ट में v। नहीं समझ में आई बात? इसका ये मतलब हुआ कि अगर मैं उस एरिया को, उस पाइप को चलाना शुरू कर दूं आगे या पीछे, तो ये फोर्स वेरी करेगा। क्यों नहीं करेगा भाई? एग्जैक्टली exactly. हमें वेलोसिटी देखना है उस एरिया के रेस्पेक्ट में, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में नहीं देखना। नहीं समझ में आई बात? लेकिन ये एक मजेदार चीज और है कि आपने ये बात कही कि साहब एरिया से फ्लूइड बाहर निकला, थ्रस्ट फोर्स पीछे लगा, उसी जेड से आपके हाथ पे टकरा उसको, तो उतना ही फोर्स आपके हाथ पे आगे लगेगा। नहीं समझ में आई बात? तो यहां से एक बात समझ में आती है कि जहां भी मास इजेक्ट आउट हो रहा है वहां थ्रस्ट फोर्स वी रिलेटिव के अपोजिट लगता है, और जहां पर मास ऐड हो रहा है वहां पे थ्रस्ट फोर्स वी रिलेटिव की डायरेक्शन में लगता है। अब तुम्हारे समझ में आ गया, जब चेन छोड़ेंगे तो मास ऐड हो रहा है, तो ये वी डीएम बाई dt नीचे लगता है, तो उसका वहां जो चेन रेस्ट पे आ गई, उसका अगर मास स्मॉल एम मान लो, उसका एम जी नीचे लग रहा था, और वी डीएम बाई dt भी नीचे लगा, तो जो रिएक्शन फोर्स मिलेगा वो कितना मिलेगा, एम जी प्लस वी डीएम बाई dt। वो भी हम बात कर लेंगे। नहीं समझ में आई बात? एग्री यहां तक? अब सुनो, तो मैं आपसे कहूं कि अब यहां बात करते हैं कि सब इस जेट से पानी यहां टकरा रहा है, मेरा हाथ रेस्ट पे है, तो अगर v स्पीड से टकरा रहा है ए एरिया पर, तो रो ए वी स्क्वायर फोर्स लग रहा होगा ना इधर, पर अपना हाथ अगर आगे चलाना शुरू करूं तो फोर्स बढ़ जाएगा। अब मैं वी रिलेटिव बदल रहा हूं और पीछे ले जाऊं तो फोर्स। नहीं समझ में आई बात? कहानी क्लियर? अब सवाल यहां पे ये है कि थ्रस्ट फोर्स कितना होगा, तो आपने कहा वी रिलेटिव तो वी है, तो इसकी जो वैल्यू मिल गई वो रो ए वी स्क्वायर मिल गई। एग्री? हाउ कैन इट इज पॉसिबल कि भाई पीछे, अच्छा ये फोर्स जो लग रहा है वो पूरे एरिया पे लग रहा है या पाइप की सर्कमफेरेंस पे लग रहा है?
एरिया ए आ रहा है ना सीधा सीधा वहां पर। तो फोर्स लगे पीछे लेकिन फिर भी वी कांस्टेंट हो। कैसे पॉसिबल है? वी कांस्टेंट ये देते हैं अपने फोर्स का। तो छोड़ दे, पाइप ग्राउंड पर पटक दे ऐसे। लोन में पाइप पड़ा है, सांप की तरह बैंड खाता रहता है गरीब, नहीं खाता, तो फोर्स तो तब भी लग रहा है। और वहां तो बड़ी मजेदार चीजें आती है। तो देखा पाइप ऐसे पड़ा है बैंड खा के, वैसे ऐसे बैंड खाएगा जब तक कि यहाँ आता है वी आ जाता है, उस वी की वजह से उल्टा चला जाता है, फिर इधर कहीं जाके रुकता है, फिर उल्टा। ऐसा नहीं होता क्या? तो सीधी सी कहानी है। यहां तो लग ही रहा है फोर्स, पर जहां भी पाइप की बेंडिंग है वहां भी तो मोमेंटम बदल रहा है। उस बेंडिंग वाले एज में भी फोर्स लगता है, उसमें भी सवाल आ चुके हैं कई बार। कितना लगता है? तो बड़ा आसान है। वहां तो आपको पता है वी कांस्टेंट है, एरिया कांस्टेंट है, तो एंगल ही देखना है बस। रो ए वी स्क्वायर 90 डिग्री तो रूट 2 रो ए वी स्क्वायर, 120 तो रो ए वी स्क्वायर, 60 तो रूट 3। फटाफट बता सकते हो सारी चीजें। असली कहानी क्या है? अरे भाई पानी अपना थोड़ी निकला, मोटर उधर बैठी है धक्का देने के लिए। नहीं समझ में आई बात? तो मोटर ने भी एग्जैक्टली उतना ही फोर्स आगे लगा रखा होगा ना, तब उस पाइप में भरे हुए पूरे के पूरे फुल एलिमेंट पे नेट फोर्स क्या हो गया? जीरो। अब हम कह सकते हैं उसकी स्पीड कांस्टेंट है। आप बताओ मोटर ने किधर फोर्स लगाया? वी स्क्वायर इन द डायरेक्शन ऑफ वी। नहीं समझ में आई बात? और पावर क्या होती है? रो ए वी क्यूब या रेट ऑफ डूइंग वर्क। हर जगह पावर ये होती है ना, एक्सेप्ट अच्छा तुम्हारे ऑप्टिक्स में लेंस की पावर क्या होती है? लेंस की पावर क्या होती है? 1/f ना, कि ये भी रेट ऑफ डूइंग वर्क है, वहीं से तो आया 1/f। लेंस का काम क्या है? व्हाट इज द वर्क ऑफ द लेंस? टू कन्वर्ट द रेज। एक लेंस है जो यहां से, ये तो लेंस था, यहां से यहां फोकस कर पा रहा है, तो उसने कन्वर्ट किया रेज को। दूसरे लेंस ने यही फोकस कर दिया, तो सेकंड वाले लेंस की रेट ऑफ डूइंग वर्क ज्यादा है ना। तो जिसकी फोकल लेंथ कम उसकी रेट ऑफ डूइंग वर्क, इसलिए वो 1/f है। अरे यार, फिजिक्स का फायदा ही है। अगर तुम्हें कुछ चीज नहीं दिख रही है तो तुम्हारी प्रॉब्लम है। फिजिक्स की डेफिनेशन थोड़ी बदलेगी। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क, जो इलेक्ट्रिकल पावर की बात करो, मैकेनिकल पावर की बात करो, दुनिया की हर पावर की डेफिनेशन एक ही होती है, रेट ऑफ। अब रेट ऑफ डूइंग वर्क dw/dt, dw/dt, एंड दैट इज आल्सो इक्वल टू f डॉट v। अगर हम यहाँ मोटर की बात करें तो मोटर ने फोर्स किस डायरेक्शन में लगाया? v की डायरेक्शन में। सो व्हाट इज द एंगल बिटवीन द फोर्स एक्सर्टेड बाय मोटर एंड वेलोसिटी? जीरो। सो f डॉट v कैन बी रिटन एज fv, and that becomes rho a v cube. Rho a is the constant. So power consumed by motor is directly proportional to a cube. Sorry, v cube. Directly proportional to v cube. Now you know that rate of flow for any power, sorry, any pipe is av ना, a बदल नहीं रहा। तो अगर रेट ऑफ फ्लो डबल करना है तो v डबल करना पड़ेगा, और v डबल करें तो पावर रिक्वायर्ड 8 टाइम्स हो गई। तो तुम्हारा फॉर्मूला आ गया p डैश इक्वल्स टू n क्यूब ऑफ v। नहीं समझ में आई बात? ये तो कहानी रही मोटर की पावर की, क्या बनी? रो ए वी क्यूब। अब कई बार सवाल ये भी आता है जिसमें पावर का जो आंसर होता है वो हाफ रो ए वी क्यूब आ जाता है इंस्टेड ऑफ रो ए वी क्यूब। और बच्चों में कंफ्यूजन रहता है, ये एवरेज स्टूडेंट में तो सब, कभी तो आंसर होता है रो ए वी क्यूब, कभी होता है हाफ रो ए वी क्यूब। तो दोनों कहानी अलग अलग है। अगर मैं आपसे कहूं कि ये पानी आ कहां से रहा है, तो आपका आंसर क्या होगा? सब कहीं कुएं में भरा होगा, ट्यूबवेल में होगा, टैंक में होगा, रिवर में होगा, पॉन्ड में होगा, वहां आपने मोटर लगा के वहां से आ रहा है। तो वहां उसकी वेलोसिटी क्या थी? जीरो। और जब पाइप की ओपनिंग से बाहर निकली तो वेलोसिटी भी होगी। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं डीएम मास के वाटर एलिमेंट को कितनी काइनेटिक एनर्जी मोटर ने सप्लाई की? आपका आंसर क्या होगा? हाफ डी एम वी स्क्वायर। तो डीएम मास के एलिमेंट पे मोटर ने कितना वर्क किया? आप बोलोगे हाफ डी एम वी स्क्वायर।
तो व्हाट इज द पावर गेन बाय वाटर, तो आप बोलोगे डीके बाय डीटी, डीके चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, and dk is what, half dm v square by dt, and dm by dt is what, rho av. So answer is what, half rho av cube. Any power consumed is rho av cube, and supplied is, there is 50% of loss of energy. In most of the natural phenomena, always loss, in most of the natural phenomena in general, loss of energy is 50% in general, is not low. नहीं समझ में आई बात? तो यहां से कुछ चीजें समझ में आई हमारे, जैसा देखिए मिला, अब बताओ फोर्स कितना मिला, एफ थ्रस्ट रो ए वी स्क्वायर, पावर कंज्यूम्ड क्या मिली, रो ए वी क्यूब, पावर सप्लाइड क्या मिली, हाफ रो ए वी क्यूब. कुछ समझ में आया? नाउ वन मोर थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज व्हाट, मास पर यूनिट लेंथ, इट इज अ लीनियर मास डेंसिटी. तो अगर उस एलिमेंट्री सेक्शन का मास पर यूनिट लेंथ जानना चाहूं तो लैम्डा इज द dm by dx, and this dm by dx is what, dm is rho dv by dx, again v is x, एक को रखूंगा बाहर, अंदर बचेगा dx by dx. तो क्या मिला बताओ, रो, ये बड़ी ब्रह्मास्त्र है. बहुत सारे सवालों में तुम्हें लीनियर मास डेंसिटी की जरूरत पड़ती है, पर वहां ना लेंथ होती है ना मास होता है. नहीं समझ में आई बात? पर वहां डेंसिटी भी होती है, एरिया भी होता है. तो रो ए मिल गया डायरेक्टली. तो बताओ तुम्हारा ये फॉर्मूला क्या हो गया, लैम्डा वी, ये क्या हो गया, लैम्डा वी स्क्वायर, ये क्या हो गया, लैम्डा वी क्यूब. तो आप मुझे बताओ वेरिएबल मास में अगर वो आपसे पूछ ले, जस्ट इमेजिन करें आप, सुना मेरी बात को ध्यान से, ये चेन है, तुम्हारा सवाल आ जाते हैं. आपने क्या देखा कि चेन 50% ग्राउंड पे लैंड कर गई, ऐसे हीप बन गया. कितनी लैंड कर गई, 50%. ये ऊपर कितनी बची, L/2, M/2 लैंड कर चुका है, जो रेस्ट पे आ चुका है. तो जो रेस्ट पे आ चुका है उसका तो फोर्स ऊपर लगा, रिएक्शन फोर्स ऊपर होगा, mg नीचे होगा. अब जब आपने चेन को रिलीज की और आधी चेन लैंड कर चुकी है, तो इसकी वेलोसिटी कितनी, ऐसे मत करो यार, gl √2gh, फ्री फॉल है ना, और L/2 फॉल हो चुका है. इसकी वेलोसिटी कितनी, सेम. एवरी एलिमेंट ऑफ द चेन इज फॉलिंग फ्रीली. याद है सवाल वो एनएलएम वाला तुम्हारा, एक पार्टिकल m1 मास का स्प्रिंग जुड़ी हुई है, m2 मास का, एक साथ रिलीज कर दिया, कर दो रिलीज एक साथ, क्या फर्क चलेगा. अगर एक साथ रिलीज करोगे, देयर इज नो डिफॉर्मेशन इन स्प्रिंग, व्हाट हैपेंड, ना स्प्रिंग कंप्रेस होगी ना इलोंगेट होगी. रीजन, दोनों इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे. लेकिन अगर मैंने ऊपर वाला मास ऐसे पकड़ रखा होता और नीचे वाला इक्विलिब्रियम में होता, तो आप बोलते कि x इक्वल टू mg है, यानी स्प्रिंग में इलोंगेशन है कितना, mg बाई k, m2g बाई k. अब छोड़ो, they will falling like this, coupled oscillation with time period t equals to 2 pi root mu by k. नहीं समझ में आई बात? अब उनके एक्सेलरेशन वेरी करेंगे दोनों की तरफ. कुछ समझ में आया? अब देखना, आप मुझे बताओ, इसकी भी वेलोसिटी कितनी है कि नहीं? अब सुनो, तो अगर v वेलोसिटी नीचे टकरा रही है और मास ऐड हो रहा है, तो रिएक्शन फोर्स ऊपर आएगा ना, कितना आएगा, फोर्स. इसकी वजह से नीचे कितना फोर्स लगा, बोलो भाई, लैम्डा वी स्क्वायर ना यार, तो सीधी सीधी बात करें, तो रिएक्शन फोर्स कितना आ गया, mg/2, तो इसकी वजह से प्लस लैम्डा वी स्क्वायर, एंड लैम्डा इज व्हाट, है ना. तो वैल्यू पुट करें यहाँ, mg/2 प्लस लैम्डा इज व्हाट, रो, ऐसे मास पर यूनिट लेंथ बोलते ज्यादा बेटर है, तो यहां तो बोलते मास पर यूनिट लेंथ. और वी स्क्वायर क्या हो गया, तो वी स्क्वायर तो ये हट गया, एल से एल कैंसिल. नहीं समझ में आई बात? अब मजेदार चीज समझना, अगर आप ये एक्सपेरिमेंट करके देखते हो तो एक शानदार चीज होती है क्या,
कि जब वो चेन आपके हाथ पे गिर रही है तो ये आपके हाथ को वेरिएबल फोर्स लगाना पड़ रहा है यहां रोक रखने के ऊपर। नहीं समझ में आई बात? पहले 0 था, आधी लैंड करके तो 3 mg/2 ऊपर लगाना पड़ा। लास्ट क्लिप जब लैंड करने वाला होगा, लैंड करने वाला होगा, तब उसकी वेलोसिटी √2gl है। नहीं समझ में आई बात? और ऑलमोस्ट लैंड कर चुका है तो mg ही नीचे, तो रिएक्शन फोर्स कितना मिल रहा है? 3 mg। मोमेंटम ट्रांसफर की वजह से 2 mg, और जो लैंड कर चुका है उसकी वजह से। नहीं समझ में आई बात? तो जब आप एक्सपेरिमेंट करते हो तो ऐसा लगता है कि जब लास्ट क्लिप लैंड करता है आपका हाथ झटका लगता है ऊपर। रीजन क्या है कि जब लास्ट क्लिप लैंड करने वाला है तो आपके हाथ को कितना फोर्स ऊपर लगाना पड़ रहा है? 3 mg। और जैसे ही वो लैंड किया, रिक्वायरमेंट कितनी? ओनली mg। नहीं समझ में आया? तो आपने लगा रखा था ऊपर कितना, और जरूरत कितनी थी, तो 2 mg का डिफरेंस आया। नहीं समझ में आई बात? अब तुम्हारी मर्जी में जो कुछ भी कर दे, वो यहां पर क्या करोगे? मान लो एक्स लैंड कर चुका है, तो कितना मास जमीन पे? लेमडा एक्स। तो कितना फोर्स नीचे लग रहा है? लेमडा एक्स जी। नहीं समझ में आई बात? और बाकी कितना गिर चुका है? एक्स गिर चुका है, तो वेलोसिटी क्या होगी? √2gx। लिख लो, एक्स की वैल्यू पुट करते रहो, आंसर लाते रहो। नहीं समझ में आई बात? ठीक है, इसको क्या नोट करो, इसको याद रखना, उसको नोट कर लो चाहो तो। हाँ जी। अच्छा, अपनी क्लास का टाइम खत्म हो गया? हाँ हाँ यार, ये ऑनलाइन में नाराजगी होती है वहाँ। अरे यार, अभी खत्म करना था ना डायनेमिक्स। तुमने अगर मूड खराब किया ना, मैं चुपचाप ऐसे 2 3 4 क्लास में पढ़ा के निकल लूंगा, फिर पता भी नहीं पड़ेगा तुम्हें क्या बताने वाला था। तुम मेरी पढ़ाई हुई चीज़ों को तो कहाँ कंपेयर कर सकते हो? ज़्यादा तुम्हारे पुराने पढ़ाए हुए टीचर्स, या तुम्हारे नोट्स, या तुम्हारी किताबें। उसका क्या, जो मैंने 20 21 साल से अपने तजुर्बे से सीखा है, वो तो मैं ही जानता हूँ कि मैं क्या बताने वाला था। इस तरह का एटीट्यूड ना, तो मैं बता, तुम्हें पता भी नहीं पड़ेगा मैं क्या छोड़ गया, और क्या सिखाने वाला था, और क्या सिखा सकता था। लगना चाहिए यार कि हम पढ़ने के लिए बैठे हैं। लगना चाहिए हमें पढ़ने में मजा आ रहा है, या हमें नहीं समझ में आ रहा है। सर डमी की तरह बैठो ना लोग आराम। जो कोई जबरदस्ती घर पे हॉस्टल में मम्मी ने थप्पड़ दागे दिया, या क्लास में बैठ जा करके, और आगे बैठ गए, बस मजबूरी में बैठे हैं क्लास। एक गारंटी है मेरी, पढ़ा के जाऊंगा सिर्फ फ्लूइड, पर अगर तुमने मेरी हर चीज को ध्यान से सुनी है और समझी है, और वो चीज आपने सीखी है जो मैंने सिखाई है, कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन मिलेंगे आपको नीट में उस कंटेंट में से जो मैं पढ़ा के जाऊं। इतनी चीजें बता दूंगा, बाकी आपकी मर्जी। ठीक है, तो अब अपन ये क्लास बंद करें? बाकी ये तो बंद हो गई होगी, चल रही है? क्या हो रहा है यार? चलने दें फिर इसको, वो भी कर लेंगे ना गरीबी भी। ऑनलाइन, थैंक यू वेरी मच। बैठो, बड़ा ढंग से, बहुत टाइम। मैं तुम्हें बताऊं, लाइक तुम्हारा ब्रेक का टाइम जाएगा। मैं अक्सर ही 2 3 बच्चों का एग्जाम्पल बताता हूँ, उनमें एक बच्चे का बहुत कॉमन एग्जाम्पल है। एक साल ऐसा हुआ था कि नीट 2 बार हुआ था विद इन 2 मंथ, शायद तुम्हें याद हो, 16 में। उस साल हमने बूस्टर कोर्स करवाया था। अब बूस्टर कोर्स में क्या था, 60 डेज का कोर्स था, पूरा सिलेबस पढ़ाना था हमें। तो उसमें बहुत कम टीचर थे जो पढ़ाने गए थे बूस्टर में। रीजन बीइंग कि अगर आप टॉपिक टीचर पढ़ाते हैं तो उनका अपना तरीका होता है पढ़ाने का, चीजों को एलिब्रेट करने का। और जो पूरी फिजिक्स जानते हैं वो लिंक करके पढ़ाते हैं। देखिए मैंने उसको यहाँ पढ़ाया था, वो यहाँ ऐसे काम आ रहा है, छोड़ दी भाई, छोड़ दी। ठीक है, तो उसका फायदा ये मिलता है कि कंटेंट जल्दी खत्म होता है।
अब 60 दिन में कोर्स खत्म करना तो फिर ऐसे ही लोग पढ़ाएंगे, तो हम गए पढ़ाने। तो मैंने क्या देखा कि 90% बच्चे हमारे जो पूरे साल में अचीवर में पढ़े, तो वही बैठे हुए थे, और कुछ बच्चों ने नया ज्वाइन किया था। तो मैंने समझाया, मैंने कहा अगर तुम्हारे 300 नंबर भी आ रहे हैं, 250 नंबर भी आ रहे हैं, तो तुम्हारे पास 60 डेज मोर देन इनफ टाइम, आप इसी साल अपनी सीट लेके जा सकते हो। एक प्लानिंग करके बताया ऐसे पढ़ना है। तो मैंने क्या, क्लास पहली क्लास मैंने छोड़ी, मैं बाहर था तो मैकेनिक्स पढ़ा रहा था। तो एक बच्ची खड़ी थी पीछे, सब बच्चों को डाउट बताना बाद हुआ मेरे पास है कि सर मैं यूपी से हूँ और मैंने सिर्फ स्कूलिंग की है गवर्नमेंट स्कूल से। तो मैं अपने लेवल में मेहनत की, ना मैंने कोई ट्यूशंस की, ना मैंने कोई कोचिंग की, बस स्कूल जाके स्कूल टीचर से पढ़ी हूँ। क्या मेरा भी सिलेक्शन हो सकता है इन 2 महीनों में? आप क्या बोलोगे? आप मना तो नहीं कर सकते ना। उसने एक बात और कही कि जो भी आज ने आप पढ़ाया है ना, वो सब मेरे लिए नया था। एज ए टीचर मना तो नहीं कर सकते आप। मैं कहा, बिल्कुल हो सकता है तेरा सिलेक्शन, तो मुझे क्या करना होगा? कुछ चीजें मैंने बताया, मैंने तेरे को ये करना है। और जो सब जो नहीं करना है वो ये, हर टीचर के पास जाकर रोजाना खड़े नहीं होना है कि सर कैसे पढ़े। पढ़ने का एक ही तरीका होता है, टेबल पे बैठो और शुरू हो जाओ। बकवास किस्म के बच्चे होते हैं ना, जो काम चोर होते हैं, मक्कार, वो जाके बार बार पूछते हैं। वो बायो वाले से पूछेंगे, केमिस्ट्री वाले से पूछेंगे, फिर टीचर बोलते उनसे ही पूछेंगे कैसे पढ़ते हैं। कोई शोर तरीका नहीं है भाई, सवाल सोल्व करने पड़ते हैं, रात दिन मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके सिलेक्शन होता है। क्यों बार बार जाके पूछ लो? टेबल पे बैठो, आउटपुट लो, ज्यादा बेटर है। उसको मैंने 2-3 मोटे मोटे गोल दिए, 100 मेजर पेपर सोल्व करने, इम्पॉसिबल टास्क विद इन 60 डेज, अलोंग विद दी कि आपको जो नया नया पढ़ा रहा है हर चीज। और सबसे जरूरी चीज बताई मैंने, कोई भी टीचर एक बार कोई चीज पढ़ा दे तो उसी दिन इस लेवल पे तैयार करनी है कि वो 60 डेज तक तेरे को याद रहे, नीट के पेपर तक दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। और जो आपको सिलेबस का कंटेंट दिया जा रहा है वो पूरा सॉल्व करना है वो। और डाउट के लिए मैं 2 या 3 दिन में एक बार आएगी, रोजाना डाउट काउंटर पे नहीं शक्ल दिखाएगी, टाइम वेस्ट होता है बहुत ज्यादा। और जितने भी डाउट क्लियर करने क्लास में करें, मत बढ़ने दे टीचर आगे जब तक क्लियर नहीं हो जाए, सेटिस्फेक्शन नहीं मिले। तो वो तो शर्माए, शुरू में वो ज्यादा डाउट नहीं पूछती थी, बस मेरे जरूर पूछ लिया करती थी कभी, क्योंकि उसने मेरे से इंटरेक्ट किया था इसलिए। कहानी खत्म हो गई, कोर्स खत्म हो गया, नीट हो गया, फर्स्ट राउंड काउंसलिंग हो गया, सेकंड राउंड का मैं भी भूल गया क्या बात थी, दिमाग में नहीं आई। मॉपअप राउंड होता है लास्ट में, थर्ड राउंड काउंसलिंग। मैं घर पहुंचा रात को 9 बजे, मेरे मोबाइल में 9 या 11 मिस्ड कॉल थे एक नंबर से। मैंने कॉल किया, वापस कॉल बैक, उसके पापा उधर से बोले, अच्छा उसने मुझे एक बात कही थी कि सर मेरे घर में आज तक कोई लड़की 12th से आगे नहीं पढ़ी। मेरे पिताजी जो हैं वो एक छोटी सी गली में किराने की छोटी शॉप चलाते हैं। हमारा सोर्स ऑफ इनकम नहीं है हमारे पास कि हम बाहर आके कोचिंग कर सकें या पढ़ सकें, इनफेक्ट वहां भी कोचिंग नहीं कर सकते। तो मेरे फादर ने कहा कि 60 दिन है बेटा, जाके पढ़ ले, अगर सेलेक्ट हो सकती हो जाना, अदरवाइज घर से प्राइवेट बीए करना। तो अगर मैं 60 डे में सिलेक्शन नहीं होता है मेरा, तो मेरा जिंदगी भर डॉक्टर बनने का ख्वाब ख्वाब ही रह जाएगा, मैं नहीं बन सकती। ये टारगेट लेके वो बच्ची आई थी। खैर मैंने फोन किया, उसके पापा ने फोन उठाया। फोन उठाने के बाद मैंने पूछा कि सर मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, मेरी बेटी हुमेरा है, वो आपकी स्टूडेंट रही है और वो आपसे बात करना चाहती है। जब उसने फोन लिया तो वो रो रही थी। कोई बच्चा से फोन पे रो रहा हो तो मूड खराब होती है नहीं, क्या हुआ बच्चा ने भाई? सर आपने मुझे पहचाना? मैंने कहा मैं से तो कैसे पहचानू, भूल गया मैं तो काफी। बहुत सारे बच्चे आते हैं ऐसे, बहुत सारे बच्चे रोज हर 3 दिन में पूछते हैं कि सर कैसे, क्या प्लानिंग के बारे में बात करते हैं। कि सर मैं हूँ मेरा, वो आपके पास आई थी ऐसे ऐसे 60 डेज में, पहचान गया। मैंने कहा हाँ। मैं बोल क्यों रो रही है? कि सर मेरे को एमबीबीएस मिल गया। उस साल 522 लास्ट कट ऑफ था और उसके 538 आए थे। तो जब मैंने आपको इसलिए नहीं बताया कि जब तक मेरे को सीट नहीं मिल जाए तब तक मैं आपको कैसे कॉल करूँ। टॉपर्स के एग्जाम्पल हर कोई बताते हैं, ये एग्जाम्पल्स होते हैं। जो बच्चा बेचारा सेल्फ डिसिप्लिन है, 7th क्लास 8th क्लास 9th क्लास सिस्टमेटिक पढ़ रहा है, उसके सारे कंसेप्ट किससे क्लियर है, उसका हक है सिलेक्शन। और एक बच्चा ऐसा भी है जिसने कभी जिंदगी में कोचिंग नहीं ली है, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा है, उसके पास फैसिलिटीज नहीं है, और 60 दिन का टाइम मिलता है। मैंने उससे एक लाइन बोली थी तब, मैंने कहा बेटा अभी है ना, एमबीबीएस का मोटा मोटा डोनेशन जो है 1 करोड़ रुपया आया। तेरे सिलेक्शन का मतलब है तेरे पिताजी को तेने 1 करोड़ रुपया कमा के दे दिया। सो बहुत सारे बच्चे होते हैं जो आके अपने आप को प्रूव कर जाते हैं विद इन दिस स्मॉल टाइम इंटरवल।
कुछ ऐसे भी होते हैं जो यहाँ पर 5 ईयर डिग्री में आते हैं, 4 साल 5 साल तजुर्बा ले रहे होते हैं, अचीवर से अल्फा अचीवर पे बीटा, पता नहीं कौन कौन से अचीवर। चलो थैंक यू वेरी मच, बैठो। फटाफट।